होशिया की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले मैथ्स के क्वेश्चनों की। ये हमारा प्रैक्टिस सेट छठवां रहेगा। तो देखेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, करते हैं। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, देखते हैं दिया क्या है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन ने पूछा है 168, 234, 286, 112 और 280 का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए जरा, औसत औसत कैसे निकाला जाता है। औसत बराबर होता है हमारा, औसत बराबर होता है योगफल, यानी अगर हम योगफल में भाग देंगे अगर कैसे संख्या से, तो क्या निकलेगा हमारा औसत। तो देखिए जरा, हमारे पास संख्याएं कितनी है, संख्याएं 1 2 3 4 5 संख्याएं। पहले इनका हम निकाल ले रहे हैं योग। योग में हम कितनी संख्या है, 5 का देंगे भाग, तो क्या निकलेगा हमारा औसत। तो योग निकाल रहे हैं पहले, तो योग कितना निकलेगा, देखिए जरा 168 प्लस 234 प्लस 286 प्लस 112 और प्लस 280, सबको जोड़ते हैं। देखिए जरा, सबको जोड़ के कितनी संख्या, कितनी संख्या है 5, तो 5 से दिया भाग, ये निकला क्या हमारा औसत। तो जोड़ते हैं, तो इन सबको जोड़ा तो कितना निकला हमारा 1080 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा 5 दूनी 10 और फिर कितनी बार 16 पंचे 80, यानी आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका कौन सा 216। इन संख्याओं का औसत कितना होगा, इन संख्याओं का औसत होगा हमारा 216। अब देखिए जरा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभार स्पीच बनाने के लिए, पेपर को रिदम में लाने के लिए, जिससे कि देखिए पेपर में हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सबके हिसाब से डिजाइन होता है पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, 100 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। तो देखिए जरा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी कितनी, 99999, यानी 99,999। ये सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, 5 अंक की संख्या 1 2 3 4 5, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। देखिए हमें तो बताना है क्या 100 से पूर्णता, तो ऑप्शन में देखेंगे हम, ऑप्शन में देखो जरा, ये क्या 100 से विभाजन के लिए किसी भी संख्या में अंतिम 2 जीरो होना चाहिए कम से कम, तब तो एक 100 से विभाज्य होगा। तो कम से कम हमें कितने 2 जीरो की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो देखेंगे इसमें, हमने देखा पहले ऑप्शन में तो है नहीं, चौथे ऑप्शन में नहीं, तो ये पहला और चौथा तो हमारा गया। अब दूसरा बच्चा हमारा कितना 99,800 और तीसरा बच्चा हमारा कितना 99,900। तो दोनों ही हमारे कितने 100 से विभाज्य हैं, ए भी विभाज्य है, ए भी विभाज्य है 100 से। लेकिन हमें बताना क्या है सबसे बड़ी संख्या, तो 99,800 और 99,900 में सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 99,900। तो आंसर होगा हमारा कौन सा, आंसर होगा हमारा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए जरा, ये रहा हमारी स्क्रीन के सामने, पढ़ते हैं। देखें जरा, दो संख्याओं का मासा 21 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 11 और 12 हैं, तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी है। तो देखिए जरा, जब भी किसी संख्या में मासा दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है कि वो संख्या है उसका गुणज होगी, यानी उसमें फैक्टर होगा काय का, उनके एचसीएफ का। तो देखो जरा, एचसीएफ कितना दिया हमें, एचसीएफ यानी मासा दिया हमें कितना 21, तो हम संख्या कौन सी मानेंगे, तो माना संख्या हमारी कितनी हो गई, संख्या हो गई 21x और 21y। 21x और 21y क्यों माना, क्योंकि इनका एचसीएफ कितना था 21 था। फिर क्या कह रहे हैं, देखो जरा, एलसीएम के दो गुणनखंड 11 और 12 है। तो देखो जरा, एलसीएम एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम क्या होगा इन दोनों संख्याओं का, एलसीएम एलसीएम कितना होगा 21x और y। अब एलसीएम के दो गुणनखंड कितने हैं 11 और 12, और यहाँ कितने हैं, देखो जरा एलसीएम में कितना दिया 21, x की जगह हम लगा रहे 11 और y की जगह लगा रहे हैं हम 12। तो देखो जरा, एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड, एक हो गया हमारा 11, एक हो गया हमारा कौन सा 12, ये निकल आएगा क्या एलसीएम। लेकिन पूछा क्या है हमसे, पूछा है दो संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी है, तो बड़ा गुणक बड़ी संख्या, तो बड़ा गुणक कितना हो जाएगा 12 गुणा कितना 21, तो होगा क्या क्या हो जाएगा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी लिखेगी गुणा कर दे रहे, तो गुणा किया तो कितना हो गया 21 दूनी 42, 4 21 से कम 21 4 25, बड़ी संख्या होगी हमारी कौन सी 252। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा पहला। हमेशा दो संख्याएं अगर मैं एचसीएफ दिया है तो उसी के पेयर में बनाएंगे, यानी उसके गुणज में बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, मेरा हमारे सामने आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पूछा जाता है क्वेश्चन बैंक
तो फिर भी पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में। तो देखेंगे जरा क्या दिया, क्यू रूट 8000, देखिए जरा क्यू रूट 8000 प्लस क्यू रूट 27 माइनस क्यू रूट 343। क्या है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम में रहेगा नहीं जो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। बस इसमें कुछ लोग इसमें समय बचा लेंगे, कुछ लोग उसको 2-4 बार क्रॉस चेक करके और देखेंगे कि बार सही निकला कि नहीं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है। कभी कभार क्या होता है कि सरल क्वेश्चन में लोग बाग 2 गुणा 2-4 बार चेक करके उसको गलत कर देते, नहीं तो पहली बार में तो सही उनका आंसर आ ही जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधा देखना और लगाना है, बार बार चेक करने नहीं बैठे, जिससे कि आपका समय बचे। तो देखो जरा क्यू रूट 8000 यानी काय का क्यू होगा 20 का क्यू होगा, क्यू रूट 27 यानी काय का क्यू होता है 27, 3 का क्यू होता है, और 343 7 का तो होगा -7। 20 3 23, 23 में से 7 गए, कितना बचा हमारा 16, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा 16, दूसरा होगा। एक ही बार एक ही टाइम में सॉल्व करना है, जो आया सीधा लगाएं, गलत तो गलत, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है कि एक ही बार में सॉल्व हो। ऐसा नहीं कि सरल से सवाल पे बार बार आप कैलकुलेशन ही चेक करने बैठ गए, इससे क्या होता है कि समय खराब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, और ज्यादा समय देने पे सवाल और ही आंसर भी गलत हो जाता है कभी कभार। फिर कहते हैं कि हमारा तो क्वेश्चन हमारा सही था फिर भी आंसर नहीं आया, तो उसकी वजह यही होती है। देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, एक बैग में 5 रुपए 2 रुपए तथा 1 रुपए के सिक्कों के रूप में 420 रुपए हैं। 420 रुपए हमारे पास टोटल है, जिसमें 5 रुपए 2 रुपए 1 के सिक्के हैं। 5 रुपए 2 रुपए तथा 1 रुपए के सिक्के 2, 3 और 5 के अनुपात में है। बैग में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? तो ऐसे सिक्के जो 5, 2, 1 के में है, उनकी संख्या कितनी है हमें बताना है। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। तो सिक्के किस रूप में है? सिक्के हैं देखो जरा रुपए, 5 रुपए है, 2 रुपए का सिक्का है, और कितने 1 रुपए का है। किस अनुपात में है? अनुपात संख्या देखो जरा, संख्या किस अनुपात में है? 2:3:5 में। अनुपात हटेगा तो एक चर आएगा, तो हमने अनुपात हटाया, चल रहा है, तो ये कितने हो गए 2x 3x और ये कितना 5x। अब हम निकाल ले रहे कुल रुपए। कुल रुपए कैसे? जैसे कि हमारे पास क्या दिया देखो जरा, 5 रुपए के कितने सिक्के 2x सिक्के, तो इनका मूल्य कितना होगा टोटल रुपए, कुल रुपए कितने होंगे देखो जरा, 5 रुपए के 2 सिक्के यानी 2x, इधर 2 रुपए के कितने सिक्के 3x, तो ये कितने हो गए कुल रुपए प्लस कुल रुपए, और फिर इधर कितना 1 रुपए के कितने 5x सिक्के, और कुल रुपए 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 कुल रुपए कितने हमारे पास टोटल 420 रुपए। सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 10x 6x 5x 21x बराबर कितना हो गया 420। इससे कटा कितनी बार 20 बार, यानी x बराबर निकला हमारा कितना 20। फिर पूछा क्या है? पूछा है हमें बैग में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सिक्कों की संख्या कितनी थी देखो जरा, 2x 3x 5x कितने हो गए 10x, और x का मान कितना है 20, यानी सिक्कों की संख्या कितनी निकली 10x यानी कितना 10 गुणा 20 कितना हो गया 200। 200 सिक्के हैं, यानी आंसर होगा हमारा कौन सा, चौथा होगा। ऐसा नया कोई सवाल नहीं, अधिकतर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। एक बाइक को 66,750 में बेचकर अर्जित किया गया लाभ बाइक को 43,250 में बेचकर अर्जित की गई हानि के समान है। बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो जरा एक ग्राफ समझाते हैं आपको, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, कब छूट होती है, कब अंकित प्राइस होता है। तो देखो जरा किस तरह से इस चीज को समझने रहा, क्रय विक्रय और अंकित मूल्य। तो इसमें आपको पता चलेगा लाभ हानि कहाँ होती है। अंकित मूल्य, सूची मूल्य, चिन्हित कीमत एक ही होते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास 100 रुपए की कोई चीज है, उस पर हमने प्रिंट कर दिया 120 150 रुपए, तो 100 रुपए की चीज 150 में तो बिकेगी ही नहीं, ऐसे ज्यादा ही ज्यादा हो गया, 100 की चीज 150 बेच दी, एकदम ही धान ली है, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें क्या करते हैं दुकानदार कुछ डिस्काउंट दे देते। तो उसको अगर 100 की चीज है 150 उस पर लिखा है, लेकिन देंगे कितने में, जैसे अगर उसने 120 में दी, तो यहाँ से हमारा डिस्काउंट है, छूट कितनी होगी, तो 150 की चीज 120 में दी, तो ये जो कमी होती है ये कहलाता है हमारी क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट है, छूट कहलाती है। अब 100 रुपए की चीज थी लेकिन बिक तो वो 120 में रही, तो ये क्या कहलाता है हमारा, लाभ या हानि।
अगर हमारा क्रय, देखो जरा, क्रय बड़ा है, सॉरी विक्रय बड़ा है और क्रय छोटा है, जैसे कि इसमें विक्रय 120 है, क्रय 100 है, तो होगा हमारा कितना, लाभ। और हमारा अगर क्रय बड़ा है और विक्रय छोटा है तो होगा हमारा क्या, हानि। तो अगर हमारे पास 100 की चीज अगर 80 में बेचने तो क्या हानि। तो यहाँ होता है हमारा कितना, क्रय विक्रय में लाभ है हानि, और विक्रय के मूल्य में क्या होता है, डिस्काउंट या कम या छूट। तो देखो जरा हमारे पास क्या क्या रहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। 66,750 में बेचकर अर्जित किया गया लाभ 43,250 में बेचकर अर्जित की गई हानि के बराबर है। तो देखो जरा हमने माना लाभ हानि क्या है, लाभ हानि को मान ले रहे हैं हम कितना, x। तो देखो कैसे करते हैं, देखेंगे। माना, देखिए, माना लाभ और हानि दोनों ही क्या है, x है। अब 66,750 में बेचने पर लाभ हो रहा, तो देखो जरा लाभ हो रहा, तो लाभ के लिए क्या करना देंगे, विक्रय में से क्रय घटा दें, तो क्रय कितना निकलेगा, विक्रय हमारे पास कितना है 66,750 में से हमने लाभ घटाया तो क्या निकलेगा, क्रय। तो लाभ कितना माना हमने x, तो विक्रय में से हमने कितना लाभ घटा दिया तो क्या निकला हमारा, ये क्या निकला, क्रय। इस तरह से ये फॉर्मूले पर। और इसमें देखो जरा हानि, तो हानि जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा हमारा, क्रय। हानि के लिए, क्रय के लिए देखो जरा विक्रय उस साइड जाएगा तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, विक्रय प्लस हानि, हानि प्लस विक्रय, विक्रय कितना है 43,250, तो ये क्या हुई, हानि। तो ये भी क्या निकला हमारा, क्रय, क्रय बराबर क्रय कर दिए। ऐसे हम लाभ हानि x का मान निकाल ले रहे थे, कितना हो गया 66,750 में से इधर 66,750 में से घटा रहे हैं हम कितना 43,250, x उससे जाएगा तो कितना हो जाएगा, x और x कितना 2x, हटाते हैं तो देखो जरा 0 0 5 और कितना 6 में से 3 गया तो 3, एक कितना 2, 23,500 बराबर 2x, x से x और काटेंगे तो कितना निकलेगा 1 1 7 5 0, यानी लाभ हानि का मान कितना निकला 11,750। पूछा हमसे क्या है, पूछा गया है हमसे बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य के लिए देखो जरा, या तो आप लाभ में से घटा दो या फिर हानि में जोड़ दो। तो हम यहाँ कर रहे हैं कितना 66,000 जिस तरह से 750 लाभ में से, इस लाभ, इसमें लाभ हो रहा था, इस लाभ में से कितना है लाभ हमारा 11,750 घटा दे रहे, तो कितना बचा 0 0 0 और कितना 5 5, यानी 55,000 उसका क्या था, क्रय मूल्य था। आंसर क्या हुआ इसका, सी 55,000। या फिर इसमें हम हानि में क्या, हानि जोड़ देते तो यहां से भी क्रय निकल आता, तो क्रय कितना निकला हमारा 55,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए जरा। आता ही आता है आयु वगैरह से संबंधित मैथ में क्वेश्चन, मैथ में नहीं तो कभी कभार क्या रीजनिंग में पूछ लेते हैं। क्या है देखो जरा, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पूर्व उनकी आयु 8:13 के अनुपात में थी, वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी। एग्जाम प्रेशर में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी कभी कभार क्या गलत हो जाते हैं। देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करना है तो दो व्यक्तियों की आयु किस अनुपात में है, 5:7 है। अनुपात हटा तो कोई चर आएगा, तो चर माना हमने x, तो ये कितना हो गया 5x और ये 7x। 18 वर्ष पूर्व, तो देखो जरा 18 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी इनकी, 18 वर्ष पूर्व, तो 5x में से 18 घटा दिया, इधर 7x में से 18 घटा दिया। 5x 18 वर्ष पूर्व, दोनों में आयु का अनुपात कितना है 8:13, तो दोनों की आयु में अनुपात कितना है 8:13। यहां से हम x का मान निकाल ले रहे हैं, तो कितना निकला वहां से देखो जरा 13×5 65, x माइनस 18 गुणा 13 बराबर क्या होगा हमारा, इसका इसमें गुणा किया तो 7 8 कितना 56x माइनस कितना 18 गुणा 8, इधर 65 में से कितना 56 गए तो कितना बचा 9x बराबर, जो उस साइड जाएगा तो 18 18 कॉमन लिया तो 18 और फिर 13 में से 8 गए कितना बचेगा 5, इससे कितनी बार 2 बार, यानी x बराबर कितना निकला हमारा 10। यानी इनकी आयु किस अनुपात में, इनकी आयु कितनी है देखो यार 5x 7x, 5x यानी कितना 50, 7x यानी कितना 70। कुल मिलाकर आपको सॉल्व करना था, जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी इसको सॉल्व करें जिससे कि आप अपना समय नेक्स्ट क्वेश्चन को दे सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 50, 70। दोनों की आयु कितनी है 50 वर्ष और 70 वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ते हैं। देखिए जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, रतलाम शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,77,830 है। 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी? यदि तब से वर्तमान जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि हुई है, हर 5% वार्षिक वृद्धि, यानी हर साल कितना 5% बढ़ रहा होगा। 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? अगर वर्तमान जनसंख्या कितनी है हमारे पास, ए है 2,77,000। तो देखिए जरा सीधा सॉल्व करेंगे। माना 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी, सीधा x थी। अब कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% होती है, तो x माना कुल कितना 100% है। अब 5 की वृद्धि तो 105 हो गई। अगले साल फिर अगेन ये पूरा 100 है, 5 की वृद्धि अगेन 105 हो गई। फिर अगले साल अपने आप में फिर 100 है, फिर 5 की वृद्धि 105 हो गई। 3 वर्ष बाद तो देखो जरा, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष की बात कितनी हो गई, 2,77,830 हो गई। तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी, x क्या होगा, सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 5 से काटा तो ये कितनी बार, 21 बार, 5 से 20 बार, 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, 21 21 21 कितना होगा हमारा 9,261, 21 का क्यूब, और 9,261 से कितनी बार कटेगा, 3, यानी 30 बार। और सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा इधर, 20 20 20 कितना हो गया 8,000, और गुणा कितना 30, और तो कितना निकला 8 30 24, यानी 2,40,000 थी जनसंख्या, 40,000। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, 3 वर्ष पूर्व 2,40,000, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा तीसरा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में सिर्फ आपसे कैलकुलेशन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जरा आपके सामने है, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, करिए जरा। देखो जरा, अजय ने 40,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में 96,000 के साथ विजय उसके साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो विजय कितने महीनों के बाद व्यवसाय से जुड़ा? बहुत ही इजी सवाल है, सिर्फ आपको पढ़ने की देरी है, लेकिन पूछ क्या रहे ये इंपॉर्टेंट है। पूछ ये रहे हैं तो विजय कितने महीनों के बाद व्यवसाय से जुड़ा। तो देखेंगे जरा लाभ कैसा होगा। लाभ बराबर होता है हमारा कितना, निवेश कितना आपने लगाया, ना समय कितने समय के लिए लगाया, ये होता है। तो अगर हम क्या मोस्टली क्वेश्चन में क्या समय को कॉमन रखते हैं, 1 साल ले लेते, 2 साल, इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, लाभ ही क्या हो जाएगा, निवेश हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे अजय, अजय ने कितने, अजय के लिए देखते हैं, अजय ने 40,000 रुपए लगाए, माना अजय ने सीधे 1 वर्ष यानी 12 महीने के लिए लगाए। विजय, विजय के लिए देखो जरा, विजय कुछ महीनों बाद आया, देखो जरा लिखा है, तो यदि वर्ष, यदि वर्ष के अंत में, यानी ये कितने कुछ महीनों बाद आया, कौन सा विजय, विजय कितने के रुपए के साथ आया, 96,000 रुपए के साथ आया, और इसने ये लगाया, तो कितने समय के बाद लगाए हमें बताना है। तो देखो जरा, और फिर दोनों का लाभ बराबर है, यानी ये निवेश ही क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इसके 40,000 माना इसके कितने 1 वर्ष, यानी कितना 12 महीने के लिए लगे रहे, और इसके कितने 96,000 माना x महीने के लिए लगे रहे। तो यहां से देखते हैं कि विजय कितने महीने तक इन्वेस्ट किए रहा, तो यहां से x का मान निकालेंगे। तो देखो जरा 3 0 से 3 0 है, 4 से 8 से किससे काट रहे हैं, 8 से काटा तो कितनी बार है 12 बार, 8 से काटा तो ये 5 बार, 12 से 12, x बराबर कितना निकला 5, यानी विजय 5 महीने तक निवेश किए रहा। तो पूछ तो क्या रहा है, पूछ रहे हैं विजय कितने महीनों के बाद व्यवसाय से जुड़ा, तो 12 माह में 5 महीने के लिए केवल विजय ने निवेश किया, तो कितने माह बाद जुड़ा होगा, 7 माह बाद जुड़ा होगा, यानी 7 मंथ के बाद वो व्यवसाय से जुड़ा होगा। इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट रहता है कि पूछ क्या रहे। अक्सर लोग आंसर तो निकाल लेते, आंसर तो निकाल लेते, ये 5 आ ही गया था, और आंसर सही और गलत दोनों साथ में दिए होंगे। तो इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन की ये है कि आपको लास्ट में क्या दिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो पूछा था कितने महीने बाद जुड़ा, तो 7 महीने बाद जुड़ा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा दूसरा। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10, स्पीड से इसलिए करा रहे हैं जिससे कि आपका समय खराब नहीं हो। अभी आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पल आपके लिए कीमती है, बहुत समय कम, बहुत कम ही बचा है हमारे पास। देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 10, दो बर्तनों ए और बी में दूध एवं पानी का संगत अनुपात क्रमशः 3:5 और 7:9 है। दोनों बर्तनों में से समान मात्रा निकालकर एक नया मिश्रण बनाया गया। नए मिश्रण में दूध पानी का संगत अनुपात क्या होगा? देखो जरा कैसे होगा। जैसे हमारे दो बर्तन है, दो बर्तन है, ए हो गया बी। एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात कितना है? 3:5। दूसरे में कितना है? 7:9। यानी इसमें कितना, इसमें दूध हमारा कितना है? 3 है, पानी कितना है? 5 है। सेम इसमें दूध कितना है? 7 है और पानी कितना है? पानी हमारा 9। दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो दोनों को मिक्स कैसे करेंगे? तो दूध दूध में मिक्स होगा और पानी पानी में। ऐसा नहीं कि पानी में दूध मिला दिया, इस तरह से नहीं। तो देखो जरा, दोनों को मिलाकर एक तीसरा अनुपात बनाए, तो तीसरा मिश्रण बनाना हमने सी है। उसको कैसे बनाएंगे? इसमें देखो जरा, इसमें दूध कितना है? 3। कितने में से? 3, 5, 8 में से। इसमें दूध कितना है? 7। कितने में से? 7, 9, 16 में से। तो दूध और दूध को मिलाया, अनुपात। पानी मिलाते हैं, तो इसमें पानी कितना है पहले से? 5। कितने में से? 5, 3, 8 में से। इसमें पानी कितना है? 9। कितने में से? 7, 9, 16 में से। ए दूध हो गया, ए पानी हो गया। सॉल्व करेंगे तो देखो जरा, 16 हमने एलसीएम लिया, तो ये कितना हो गया? 6, 7, 13 अनुपात। यहाँ भी 16 हमने एलसीएम लिया, तो ये कितना हो गया? 10, 9, 19। यानी 16 से 16 ये गया, बचा कितना हमारा? 13:19। यदि हम पानी और दूध को 13:19 के अनुपात में मिलाएं, तो ये हमारा कौन सा होगा? तीसरा मिश्रण बन जाएगा। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। देखिए जरा, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बी सी एक साथ कार को 96 घंटे में कर सकते हैं। ए बी इसे 144 घंटे में कर सकते हैं, जबकि बी सी इसे 160 घंटे में कर सकते हैं। सी अकेले उस कार को कितने घंटे में कर सकता है, बताना है। देखो जरा कैसे होगा, सॉल्व करते हैं। तीनों की क्षमता दी है सबकी। अगर ए बी सी मिलकर कार्य करें तो उसे कितने समय में कर रहे हैं? 96 घंटे ले रहे। अगर ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें तो कितना समय ले रहे? 144 घंटे ले रहे। और अगर बी और सी मिलकर कार्य करें तो कितना समय ले रहे? 160 घंटे ले रहे। अकेला सी कार्य करे तो कितना समय लेगा, हमें बताना है। तो लगाते हैं, देखो जरा, उसे के बैलेंस इक्वेशन सीधा कैसे होगा। देखिए, ये लगा हमने ओ सी आई एबीसी। एबीसी की क्षमता कितनी है? 96 में कर सकते हैं, 96 घंटे में एक कार को कर सकते हैं। ए बी कितने घंटे में कर सकता है? 144 में। और बीसी कितने घंटे में कर सकते हैं? बीसी कर सकते हैं 160 में। इन सब का कॉमन कार लेंगे। कॉमन कार क्या कैसे निकलेगा? इन सब का एलसीएम। तो 96, 144 और 160 का एलसीएम कितना होगा? 288। एबीसी का 1 घंटे का कार निकाल ले रहे हैं, तो 1 घंटे का कार कैसे निकलेगा? 96 का इसमें हम भाग देंगे, तो 96 तिया 288 यानी 3 निकला। यानी एबीसी 1 घंटे में 3 वस्तु बनाते हैं। ए बी का 1 घंटे का कार कितना निकलेगा? तो एक 288 में 144 का भाग दे देंगे तो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। बीसी का 1 घंटे का कार कितना निकलेगा? तो 160 का 288 में भाग देंगे तो कितना निकलेगा? 1.8। यानी एबीसी 1 घंटे में 3 वस्तु बनाते हैं, बीसी बना ए बी बनाते हैं 2, बीसी बनाते हैं 1.8। पूछा क्या है? सी अकेले काम को कितने घंटे में करेगा? तो सी अकेले टी समय में उस कार को करेगा, उस कार को यानी 288 को करेगा। यहां से हम देख ले रहे सी एक दिन में कितना कार्य करता है। तो कुल एबीसी तीनों मिलकर कितने एक दिन में कितना कार्य करते हैं? एबीसी मिलकर एक दिन में 3 वस्तु बनाते हैं। ए बी कितने बनाते हैं? ए बी मिलकर बनाते हैं 2 वस्तु। तो यहां से घटा दिए, तो घटाया तो एबीसी ए बी क्या? सी बराबर कितना निकला? 1। यानी सी एक दिन में या 1 घंटे में कितना? 1 वस्तु बनाता है। तो यहां से सी का समय निकाल ले रहे हैं, तो सी 1 घंटे में 1 वस्तु बनाता है। कितना टी समय लेगा इस 288 काम को करने में? तो टी का मान कितना निकला? टी का मान निकला हमारा कितना? 288 घंटे। यानी अगर सी काम करे तो सी कितना समय लेगा? सी लेगा हमारा 288 घंटे। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? 288। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा, पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति 79 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 83 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है
तो भाई 124 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर पाता है। जब वह 83 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ऑब्वियसली बात है, कम स्पीड से कम दूरी, तेज स्पीड से या ज्यादा स्पीड से ज्यादा दूरी। देखो जरा होता क्या है, समय बराबर क्या होता है हमारा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। बस एक फॉर्मूला आपको पूरा चैप्टर करवा देता है। तो देखो जरा क्या कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति 79 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के बजाय कितना 83 से चले तो वो कितना 124 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है। तो इसमें क्या हो गया हमारा, देखो जरा किस तरह से, माना जब वह x दूरी कितने की चाल से 79 की चाल से तय करता है तो कुछ समय लगा। अगर वो देखो जरा इसी x दूरी में कितना 124 और बढ़ा के वो कितने की चाल से चले 83 की चाल से चले तो इतने में वो भी, इसमें दूरी बटे चाल, ये भी समय दोनों की क्या होंगी, बराबर हो जाएंगे। कैसे, अगर कम की चाल से चल रहे तो जितना समय लग रहा, अगर इसी चाल को हम ज्यादा की चाल से चले तो क्या इस ज्यादा से चल रहे तो ज्यादा दूरी तय करेंगे, तो दोनों में क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो हमने क्या किया, माना दूरी पहले x दूरी 79 की चाल से चले, फिर x प्लस के 124 दूरी 83 की चाल से चले, तो दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, यानी दोनों के समय क्या निकले, बराबर निकले। यहाँ से हमें x का मान निकालेगा, कितना आएगा, तो सॉल्व कर रहे हैं तो गुणा किया हमने, देखो जरा यहाँ से तो कितना निकला 83x बराबर कितना 79x प्लस 124 गुणा कितना 79, और सॉल्व करेंगे तो कितना 83x में से 79 गए तो कितना बचा 4x बराबर कितना 124 गुणा 79, 4 से काटे तो कितनी बार गया, x बराबर निकला हमारा कितना 3, 1 गुणा 7 9, और सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 9, और कितना 9 से 27 7 34 3 7 21 3 24, यानी 2449 किलोमीटर की दूरी थी। अगर वो हम 79 से कर रहे तो जो समय लगेगा, और अगर हम कितना 124 और जोड़ दें तो 83 से चलेंगे तो उतना ही समय लगेगा। यहाँ से हमने क्या समय को बैलेंस किया। ये पूछ क्या रहे, 83 जब वह 83 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो जब 83 से चलाता है तो दूरी कितनी थी, x में कितनी वृद्धि हो गई थी 124 की, तो x का मान कितना निकला 2449 में कितनी की वृद्धि हो गई 124 की, और तो कितना हो गया 13 7 5 2, यानी 2573 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यानी आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा हमारा तीसरा 2573, जब बाइक कितने की चाल से चले 83 की चाल से चले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ग्राफ है। ग्राफ स्टैटिक्स आपकी 1-2 नंबर की पूछी जा सकती है पुलिस में, जैसे कि पिछले पेपर में पूछी गई है, तो इस पर ये ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखेंगे ग्राफ क्या क्या बता रहा है हमारे लिए। ग्राफ में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये हमारा ग्राफ दिया है, मासिक व्यय, व्यय के प्रकार कैसे हैं, जलपान पर व्यय, परिवहन पर व्यय, व्यय यानी खर्च, बिजली पर, विद्युत पर, कर्मचारियों पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन इसके इस तरह से लिखे हैं, देखिए जरा, ये लिखा है हमारा कितना 7 सही 2/17, ये लिखा हमारा 17 सही 2/7, ये लिखा हमारा कितना 11 सही 1/9, और ये लिखा हमारा कितना 9 सही 2/9। टाइपिंग की वजह से इस तरह से लिख दिए जाते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विविध पद पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई है। विविध खर्च पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई है, तो विविध पर खर्च कितना हुआ है, विविध पर 15 खर्च हुआ है। अभी कितना प्रतिशत है कुल राशि का, तो कुल खर्च देख ले रहे कितना हुआ है 10 20 30 40 40 80 120 और 15 135, यानी कुल खर्च हुआ हमारा कितना 135, जिसमें से विविध पर कितना हुआ 15, तो 15 135 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे गुणा 100 से, प्रतिशत का निशान। सॉल्व करेंगे तो 15 से कितनी बार है 9 बार, यानी कितना 100/9, या फिर कितना 11 सही 1/9 प्रतिशत। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा तीसरा 11 सही 1/9 प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, ग्राफ की स्क्रीन पर उसी ग्राफ का क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। अब इसमें क्या पूछ लिया बताओ जरा,
देखिए ग्राफ वही का वही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ है। तो जलपान पर देखो जरा 10 रुपए खर्च हुए। कुल राशि कितनी निकली थी, कुल राशि कितनी निकली थी अभी पहले वाले क्वेश्चन पर, कुल राशि निकली थी हमारी 135। कैसे, 10 20 और 10 20 फिर 10 15 80, कितना हो गया था हमारा 135। तो कुल राशि निकली हमारी कितनी 135। बताना क्या है, जलपान पे कितना भाग हुआ खर्च, तो 10 खर्च हुआ कितने पर, कुल 135 से। तो कितना निकलेगा 5 से, देखो जरा 5 से 2 बार 27 पंचे 135, यानी 2/27 में भाग खर्च हुआ। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा दूसरा 2/27। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखेंगे, ये थे हमारे ग्राफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप कर ना पाए, इसलिए बहुत स्पीड से करा रहे हैं, जिससे कि स्पीड भी मेंटेन बनी रहे और आपका क्वेश्चन का कोई रिवीजन हो जाए और कोई भी आप पॉइंट भूल रहे हो तो आपका माइंड में बना रहे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। 2D से क्वेश्चन आना ही आना है, 2 क्वेश्चन आएंगे और कौन से 2D से आएंगे, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो देखेंगे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है, आयतन हमेशा क्यू में रहेगा। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए जरा, वर्ग हमारा कितना 90 डिग्री पर होता है, चारों कोण कितने 90 डिग्री पर। अगर 90 के अलावा किसी और एंगल पर झुका दें तो वर्ग क्या बन जाता है हमारा, वर्ग बन जाता है हमारा समचतुर्भुज, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर, जैसे कि वर्ग में हमारी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे ही समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर, बस कौन इसमें 90 डिग्री नहीं होता, 90 डिग्री होता तो क्या कहलाता, वर्ग कहलाता। तो देखो जरा एक समचतुर्भुज है तो एक हमारा ये समचतुर्भुज हो गया, ये बन गया हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं क्या होंगी इसकी बराबर, तो ये चारों भुजाएं बराबर होंगी। क्षेत्रफल कितना दिया 120, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया 120 दिया। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी 10 है, माना एक विकर्ण यहाँ से यहाँ तक है ए बी, जिसकी लंबाई कितनी है 10 है, तो इसके एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई ये इसका मान हमने बी और सी, एक भुजा की लंबाई यानी इसका मान बताना हमें, दूसरा विकर्ण मान हमने कितना डी है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2, यानी दोनों विकर्णों के गुणनफल के बराबर। तो देखो जरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा 1/2 दोनों विकर्ण का गुणनफल, तो एक विकर्ण कितना दिया हमें 10, दूसरा विकर्ण माना हमने कितना d बराबर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना दिया हमें 120, 120 क्षेत्रफल और बराबर क्षेत्रफल। यहां से हम दूसरा विकर्ण निकाल ले रहे हैं, तो 1 0 से 1 0 a गया, फिर कितना d बराबर कितना निकला हमारा 24, यानी दूसरा विकर्ण की लंबाई कितनी है, इस d के मान कितना है 24 है। एक और पॉइंट देखो जरा, समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को कितने 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये पूरा विकर्ण हमारा कितना 10 था, तो 5 वाला ऊपर का हिस्सा 5 वाला नीचे का हिस्सा, दूसरा विकर्ण कितना निकला हमारा 24, तो 12 वाला ये हो गया, 12 वाला ये हो गया। अब इस त्रिभुज में देखो, एक त्रिभुज जिसमें ये 5 है, ये 12 है, कोण ये हमारा कितना 90 डिग्री है, तो सामने वाली भुजा विकर्ण कितना निकलेगा, तो 5 12 13 समकोण की भुजा, यानी इस भुजा की लंबाई सामने वाले कर्ण की लंबाई कितनी निकलेगी 13, और 13 क्या कहलाएगी इस समचतुर्भुज की भुजा, यानी समचतुर्भुज की भुजा कितनी निकली 13 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा देखो जरा 13 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर लिखा है, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर तो क्षेत्रफल को बताता है तो ये नहीं आएगा। कभी कभार लोग ऐसे भी चेक कर लेते हैं, देखो जैसे इसके ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन दिए गए, कैसा, अगर आप ऑप्शन पर ध्यान देते तो तुरंत कर लेते, कैसे, सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन में देखा हमने कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पूंछ बजा रहा है, स्क्वायर में कैसे होगी, क्षेत्रफल होता तो बात होती, तो ये तो होना ही नहीं, फिर ये स्क्वायर है तो ये भी नहीं होना, फिर ये स्क्वायर है तो ये भी नहीं होना, चौथा आंसर। एग्जामिनर आपके माइंड से खेल लेता कभी कभार, इसको बहुत इसलिए तो आंसर क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बहुत इजी था, ये सबको कर लेना, लेकिन कौन कितना समय दे रहा ये इंपॉर्टेंट था उसमें। तो ऑप्शन एक बार सवाल करने से पहले ऑप्शन आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखेंगे, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 16 है, मैं एक किताब का 5/8 भाग एक दिन में पढ़ता हूँ,
शेष का 6/7 भाग दूसरे दिन में पढ़ता हूँ। शेष 21 पृष्ठ हैं, शेष 21 पृष्ठ अपठित बचे हैं। तो किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं? एक दो बार और करा चुके हैं, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन था। देखो जरा कैसे इसमें चर्चा किसकी करी गई है? चर्चा करी गई 6/7 की। लाइव क्लास में भी ये क्वेश्चन हो गया है, और एक बार करी गई 5/8 की। तो इसमें क्या करते हैं, हम हर का ले लेते एलसीएम। एलसीएम इसलिए 7-8 का एलसीएम कितना होगा? 7-8 का एलसीएम होगा हमारा कितना? 56। एलसीएम इसलिए कि ऐसी संख्या जिससे कि इसके हर से यानी 7 से और 8 से कट जाए। तो हमें माना तो दोनों का एलसीएम लिया 56, तो माना उसमें कितने 56 पृष्ठ थे। तो 56 पृष्ठ थे, पेज थे, जिसका देखो यार 5/8 भाग एक दिन में पड़ता है। तो 56 का कितना 5/8 कितने एक दिन में पड़ता है? तो कितना 7 7 35 पेज पड़ता है वो एक दिन। और शेष का 6/7 दूसरे दिन पड़ता है शेष का। तो 56 टोटल पृष्ठ थे, 35 हो गए, शेष कितने बचे? 21। और 21 को कितने 21 का कितना 6/7, तो शेष यानी 21 का 6/7 भाग पड़ता है दूसरे दिन। तो इससे कितनी बार 3 यानी कितना 18 पड़ता है, वो दूसरे दिन पड़ता है। अब उसके बाद अभी भी उसके 21 पेज आप पढ़े थे, यानी इसको अभी उसने पढ़ा नहीं। तो 56 टोटल माने थे, 35 पहले देना, दूसरे देना कितना 18, बचे कितने 3 आप पढ़े। तो 21 3 है, तो कुल पृष्ठ 56 क्या होगा? इससे कितनी बार 7 बार गुणा कर दो, 6 7 42, 5 7 कितना हो गया 35 4 39, यानी 392 पेज की किताब थी, जिसमें से 21 पृष्ठ शेष रह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की वो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 तेरा आपके सामने। बताइए जरा क्या आएगा इस क्वेश्चन नंबर का आंसर, बताएं स्पीड से बताएं क्या आएगा इसका आंसर। देखो जरा क्या दिया है, एक समानता श्रेणी जिसका पहला और तीसरा पद क्रमशः 160 170 है, इसके पहले 157 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो जरा कैसे होगा, कोई भी समानता श्रेणी देखें जरा किस तरह से विस्तार होती है, फिर उसका कैसे बनाई जाती है, कैसे सेट की जाती है। तो उसके लिए क्या होता है, अगर हमारे पास पहला पद, अगर हमारे पास पहला पद क्या दिया, ए दिया, सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है, दो पद के बीच का अंतर, और ये हमेशा एक सा होता है। जैसे कि देखो जरा, अभी इसमें तो नहीं बता रहे हैं सीरीज में, सार्वंतर डी हो तो समांतर श्रेणी Tn बराबर क्या होगा हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले पे पूरी समांतर श्रेणी चलती है। और 17-18 फरवरी जो 2024 में प्लस का पेपर हुआ है, तो 3-4 पेपर में से 3 पेपर में एक ना एक समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है समांतर श्रेणी। तो इस तरह से विस्तार होता है। और समांतर श्रेणी का योग क्या कहलाता है, Sn बराबर होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है योग। और अगर हमें दिया अंतिम पद, तो योग होगा हमारा Sn बराबर n/2 a पहला पद प्लस l अंतिम पद, यानी इससे 3 फॉर्मूले में पूरी हमारी समांतर श्रेणी हो जाती है। तो देखेंगे, देखो जरा क्या कह रहे हैं, एक समांतर श्रेणी जिसका पहला पद क्या दिया, तीसरा पद 160 170 है, तो पहला पद a 160 है, तीसरा पद यानी हमें t3 का मान दिया, t3 का मान कितना दिया, t3 का मान कितना दिया हमें 100, t3 का मान देखो जरा एक कितना दिया 170। अब t3 का मान 170 है, यानी n का मान 3 निकला, तो पहला पद इसमें क्या है a, यानी a का मान कितना है 160, n-1 तो n का मान कितना है 3, तो 3 - 1 क्या होगा 2 इंटू डी। तो ये कितना निकला हमारा 10 बराबर कितना 2d, डी से कितना निकलेगा d बराबर निकलेगा हमारा 5, यानी पहला पद हमें मिल गया, सार्वंतर d मिल गया। हमें पूछा क्या है, इसके 157 पद का योग क्या होगा, तो 157 पद का योग निकाल ले रहे हैं। तो योग के लिए देखो जरा, योग के लिए हमें क्या दिया, ये वाला फॉर्मूला दिया है, लगाते हैं, देखो जरा लगा रहे हैं, n का मान कितना है 157, तो 157 बटे कितना 2, पहला पद क्या है 2 गुणा ये, पहला पद कितना था हमारा 160 हो गया, n-1 यानी कितना इधर 157 - 1 तो कितना होगा 156 गुणा कितना 5, और ये हो गया। और सॉल्व करेंगे, तो देखो जरा सॉल्व कर रहे हैं, तो इस 2 का भाग दे दो, तो 157 2 से गया तो ये कितना हो गया 160 ही बचा,
इधर 2 से गया तो कितना बार 7 और 8 78 बार 5 और सॉल्व करेंगे तो 157, इधर क्या बचेगा 160 प्लस ये 8 पन्ना 40 7 पन्ना 35 और 4 और 39 390 और आगे सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो गया 157 गुणा कितना हो गया 0 6 9 15 15 और कितना हो गया 4 1 5 550 और दोनों का गुणा करोगे तो कितना निकलेगा हमारा 86,350 यानी 157 पदों का योग क्या होगा हमारा 86,350। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। समानता श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 फॉर्मूले आपको याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर रहा, देखो जरा कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन एक आया है रेखा चित्र। रेखा चित्र इसलिए दी जा रही है बार बार जिससे कि एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, तो इस पर फोकस बना रहे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 18 नीचे दिया गया रेखा चित्र। रेखा चित्र आपके सामने ये है, प्रॉपर आपको अब इस तरह से दिख जाएगा। विचार करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्या दिया है, रेड लाइन दिया है पेट्रोल का औसत मूल्य, येलो लाइन दी हमें कितना डीजल का औसत मूल्य। इस तरह से लाइन दी, ये वर्ष दिए 2004 2006 8 10 12 और 14। क्वेश्चन देखो जरा हमारे ये सामने क्वेश्चन है 2004 से 2014 में पेट्रोल के औसत मूल्य में लगभग में आंसर आएगा कितने प्रतिशत का अंतर आया है, औसत मूल्य कितने प्रतिशत का अंतर आया है। तो देखो जरा 2004 में पेट्रोल यानी रेड वाला कितना है 36.39 था और 2014 में देखेंगे 2014 में कितना हो गया, ये हो गया 72.68 हो गया। 36.39 था 72.68 हो गया, कितने प्रतिशत का अंतर आया है। तो देखो जरा कितना बढ़ गया, तो घटा रहे हम, देखो 72.68 में से 36.39 घटाया, इतना बढ़ गया। लेकिन हमें प्रतिशत में बढ़ाना है तो किससे बढ़ा, 36.39 से बढ़ा था। का के लिए गुणा प्रतिशत के लिए 100 का और प्रतिशत का निशान और लगभग में, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारा कितना 101 दशमलव कुछ आएगा, यानी लगभग 102 प्रतिशत। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा हमारा सामने और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पढ़ते हैं, इसमें बताया जरा क्या आएगा आंसर। सेम आरेख रेखा चित्र हमारे सामने ये है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न क्या है, किस वर्ष में पेट्रोल और डीजल के औसत मूल्य के बीच अंतर न्यूनतम है। सीधा हम देख लेंगे रेखा चित्र में किस वर्ष में न्यूनतम है, यानी 2004 में इन दोनों का अंतर कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है बताना है। तो देखो जरा यहाँ से 72 66 ये सबसे कम है, इसका वर्ष कितना है 2014, यानी 2014 में पेट्रोल और डीजल के औसत मूल्य के बीच अंतर कितना है न्यूनतम। जब ग्राफ ही हमारे सामने न्यूनतम दिख रहा तो उनका औसत तो वैसे ही न्यूनतम होगा, तो ना घटाना जोड़ना, सीधा आप रेखा चित्र में देखें। और रेखा चित्र क्या बता रहा है, रेखा चित्र बता रहा है कि 2014 में सबसे न्यूनतम है, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 2014। तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस काउंसिल परीक्षा की प्रैक्टिस सेट में जिसका पूछे गए 19 क्वेश्चन जिसका हमने प्रैक्टिस किया है, अभ्यास किया है। आशा है कि ये सब क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही मददगार होंगे, बहुत ही सुलभ होंगे, जिससे कि आपके क्या कॉन्सेप्ट और ही बेहतरीन और क्लियर हो जाएं और छोटी छोटी कोई भी गलतियां ना हो। तो इसी के साथ मैं सचिन विश्वकर्मा मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस नंबर 7 के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।